दोस्तों, इस रिपोर्ट में कई बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले इजराइल से, जहां करीब 100 रिजर्व सैनिकों और अफसरों ने अपनी ही सेना के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखकर कहा, हमारी सेना अपने इंसानी और नैतिक मूल्यों से भटक गई है। यानी अब इजरायली सेना के अंदर से ही विरोध की आवाजें उठने लगी है। वहीं दूसरी ओर इतिहास में पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क के अरबपतियों में हड़कंप मच गया है। 8 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं। जानेंगे आखिर ऐसा क्यों, और साथ में आपको बताएंगे ईरान और पाकिस्तान के संसद अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। ईरान और पाकिस्तान मिलकर इजरायल के विस्तारवाद का मुकाबला कर सकते हैं। और आखिर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी सरकार और रूस को लेकर बड़ा दावा किया है, जिससे भारत में बवाल होना तय है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, करीब 100 इजरायली रिजर्व सैनिकों और अफसरों ने एक चिट्ठी लिखकर इजरायली सेना की हाल की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि युद्ध के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई है जो दिखाती है कि सेना के नैतिक और इंसानी मूल्यों में भारी गिरावट आई है। इस चिट्ठी को चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर को भेजा गया है और इस पर लेफ्टिनेंट कर्नल तक के दर्जे वाले कई रिजर्व सैनिकों ने हस्ताक्षर किए हैं। इजरायल के सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों ने अपने पत्र में कहा है कि अब यह समय है कि सेना अपने बुनियादी मूल्यों की तरफ लौटे और गलत रास्ते पर जा रहे रवैये को रोका जाए। सैनिकों ने लिखा, गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में चल रही लड़ाई के दौरान कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जो इजरायली सेना की उस सोच और उन मूल्यों को नहीं दिखाते जिन पर हमें तैयार किया गया था और जिन्हें हम अपने जूनियर सैनिकों को सिखाते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये घटनाएं न सिर्फ सेना की छवि को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि आम नागरिकों को भी जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। रिजर्व सैनिकों ने साफ शब्दों में लिखा कि अब जबकि युद्ध अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, हम आपसे अपील करते हैं कि सेना में फिर से नैतिकता और इंसाफ की भावना को मजबूत किया जाए और हर उस बर्ताव को खत्म किया जाए जो कानून, सेना की आचार संहिता या बीते 2 सालों में जारी नियमों के खिलाफ जाता हो। चिट्ठी के आखिर में उन्होंने एक अहम बात लिखी, हमारे अनुभव बताते हैं कि जब अनुशासन और सेना के मूल्यों में गिरावट आती है तो हमारे सैनिकों की कार्य क्षमता और जीतने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस चिट्ठी ने इजरायल में बहस छेड़ दी है, क्योंकि यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर रिजर्व अफसरों ने खुलकर अपनी ही सेना के नैतिक दिशा पर सवाल उठाए हैं। बहुत से लोग मान रहे हैं कि ये आवाजें दिखाती है कि सेना के भीतर भी गाजा और वेस्ट बैंक में हो रही कार्रवाइयों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ गई है। जेएल पार्टनर्स सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% यानी करीब 7,65,000 लोग शहर छोड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ममदानी की अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की पॉलिसी है। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि वे अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नए टैक्स लगाकर $9 अरब जुटाएंगे। उधर टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबोट ने चुनाव से पहले धमकी दी थी कि ममदानी के जीतने के बाद अगर न्यूयॉर्क से लोग टेक्सास आए तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा। जोहरान ममदानी ने बुधवार को मेयर चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को हराया। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। सर्वे में यह भी सामने आया था कि ममदानी की जीत के बाद करीब 25% यानी करीब 21 लाख लोग शहर छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। यह आंकड़ा अगर सच साबित हुआ तो यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा शहरी पलायन होगा। न्यूयॉर्क की कुल आबादी करीब 84 लाख है। सबसे ज्यादा पलायन स्टेटन आइलैंड से होगा। यहां के 21% लोग तुरंत शहर छोड़ने को तैयार है। 13% व्हाइट और 11% एशियाई मूल के निवासी न्यूयॉर्क से निकल सकते हैं। पोलस्टर जेम्स जॉनसन के मुताबिक अगर इतने लोग शहर छोड़ गए तो इसका आर्थिक असर पूरे अमेरिका में भूकंप जैसा होगा। टेक्सास गवर्नर ने भले ही 100% टैक्स लगाने की धमकी दी हो, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा टैक्स लगाना मुमकिन नहीं है। माना जा रहा है कि उन्होंने यह बयान सिर्फ इसलिए दिया था
ताकि न्यूयॉर्क के लोग दहशत में आ जाएं और ममदानी को वोट ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ टेनेसी गवर्नर बिल ली ने ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क के बिजनेस मालिकों से अपील की है कि वो टेनेसी में निवेश करें। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, टेनेसी देश में बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा राज्य है। अगर आप न्यूयॉर्क से खुश नहीं हैं तो हमारे यहां आ जाइए। हमारे यहां टैक्स कम है, अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार आपके रास्ते में नहीं आती। टेनेसी में कानून व्यवस्था मजबूत है और यहां आने वाली कंपनियों को राज्य सरकार की पूरी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच रिश्ते गहरे और भरोसेमंद है और दोनों देशों के साझा हित है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना दोनों की प्राथमिकता है। कालिबाफ, जो एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान के दौरे पर है, उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान की जनता का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इजरायली हमलों के खिलाफ ईरान का साथ दिया। कालिबाफ ने कहा कि यह एक गहरी दोस्ती और आपसी भाईचारे की मिसाल है जो मुश्किल वक्त में और मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ईरान पर हुए इजरायली हमले के बाद ईरान ने तुरंत और सख्त जवाब दिया। कालिबाफ के मुताबिक 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद पहली बार उसे इतना बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के कई साझा हित है और दोनों देश मिलकर इजरायली विस्तारवाद और उनके समर्थकों का मुकाबला कर सकते हैं। कालिबाफ ने आगे कहा कि तेहरान और इस्लामाबाद के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरे का मकसद इन्हीं साझेदारियों को और मजबूत करना है। उन्होंने आर्थिक सहयोग को सबसे अहम प्राथमिकता बताया और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिशें कामयाब होंगी। वहीं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक ने ईरान का शुक्रिया अदा किया कि उसने हमेशा पाकिस्तान के लोगों और सरकार का साथ दिया। उन्होंने ईरान को इजरायली हमले का जवाब देने पर बधाई दी और कहा कि पाकिस्तान की संसद ने भी इस हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किया है। सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए इजरायल एक साझा दुश्मन है और दोनों एक कौम है, बस एक सरहद ने उन्हें अलग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान पाकिस्तान संसदीय दोस्ती समूह जल्द ही बैठक करेगा ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करने की नई रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के वरिष्ठ संसदीय अधिकारी मिलकर साझा परियोजनाओं और सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने गुरुवार को व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो चाहते हैं कि मैं भारत आऊं, हम इस बारे में तय करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाया। उनके दखल ने 24 घंटे के भीतर इस संघर्ष को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि भारत के विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप की धमकी के बाद मोदी सरकार क्यों झुक जाते हैं। अब यही बात ट्रंप अपने मुंह से कह रहा है कि भारत सरकार रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।